नमस्ते। ददरा एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारा अध्ययन कार्य वर्ण विचार पर चल रहा है। वर्ण विचार में हम लोग स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उनके वर्गीकरण और उनके उच्चारण स्थान, उच्चारण अवयव के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अध्ययन के अगले क्रम में हम लोग हिंदी के भाषिक तत्व, अक्षर, बलाघात, अनुतान, विपरीत पर चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद पर भी चर्चा कर चुके हैं। उस अध्ययन के आगे के क्रम में हम लोग आइए आज शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण कैसे किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु हुआ वह हुआ शब्दकोश में शब्दों का क्रम, यानी जो हिंदी का शब्दकोश होता है, शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहा जाता है। अर्थात जो हिंदी का शब्दकोश होता है या हिंदी का डिक्शनरी होता है, उसमें हम लोगों को कोई भी शब्द ढूंढना हुआ तो वह शब्द किस क्रम में आते हैं, उसी के विषय में आज का हमारा चर्चा का बिंदु है, आज का हमारे अध्ययन का बिंदु है। इस पर हम लोग आइए एक सामान्य समझ बनाने का प्रयास करते हैं कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण कैसे किया जाता है। तो शब्दकोश को देखने ही से पता चल रहा है कि शब्दकोश में दो शब्द हैं, शब्द है और कोश है। हम लोग शब्द को जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के शब्द क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम से बने सार्थक रचना को शब्द कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम से बने सार्थक रचना को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए और जो उस क्रम से एक रचना होती है वह रचना कैसी होनी चाहिए, वह रचना सार्थक होना चाहिए। अर्थात उस रचना का कोई अर्थ हो तो उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। फिर कोश किसे कहते हैं, तो कोश शब्द संस्कृत के कुछ धातु से बना है, जिसका अर्थ कोश शब्द संस्कृत के कुछ धातु से बना है, जिसका अर्थ मिलना या इकट्ठा होना, मिलना या इकट्ठा होना होता है। शब्द क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम से बने सार्थक रचना को शब्द कहते हैं। कोश किससे कहते हैं, तो संस्कृत में कुछ धातु से बना हुआ है। संस्कृत कोश किससे बना है, तो संस्कृत के कुछ धातु से बना है, जिसका अर्थ मिलना या इकट्ठा होना होता है। शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहा जाता है। डिक्शनरी कहने से
शब्दकोश का सामान्य अर्थ हमारे तुरंत ही समझ में आ जाता है। तो हम लोग देखें कि शब्दकोश किसे कहते हैं। तो शब्दकोश दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द और कोश। कोश का मतलब एक खजाना भी होता है। तो शब्दकोश का मतलब क्या हो गया, सामान्य अर्थ हो गया कि शब्दों का खजाना। तो आइए हम लोग शब्दकोश की परिभाषा लिख लेते हैं। शब्दकोश की परिभाषा, यानी शब्दकोश किसे कहेंगे। मान लीजिए कि क्या हम लोग कोई ऐसी रचना है जिसमें शब्दकोश बिना किसी क्रम के दिए हुए हैं, उनका कोई क्रम निर्धारण का कोई भी नियम नहीं है, तो क्या उसे हम लोग शब्दकोश कह लेंगे। तो शायद उसे हम लोग शब्दकोश नहीं कह पाएंगे। तो विद्वानों ने शब्दकोश का एक परिभाषा दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शब्दकोश का क्या परिभाषा होता है। तो शब्दकोश की क्या परिभाषा हुई, तो शब्दों के वर्णक्रम अनुसार, शब्दों के वर्णक्रम अनुसार, शब्दों के वर्णक्रम अनुसार, वर्णक्रम के अनुसार क्या होना चाहिए, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध शब्दों के वर्णक्रमानुसार, शब्दों के वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध क्या होना चाहिए, विपुल शब्द भांडार को शब्दों के वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विपुल शब्द भांडार को शब्दकोश कहा जाता है। शब्दकोश कहा जाता है। अर्थात शब्दकोश किसे कहते हैं, तो शब्दों का हो, फिर वर्ण क्रम के अनुसार हो, यानी उनका वर्णों के हिसाब से, वर्णों के अनुसार कोई क्रम निर्धारित हो, उस क्रम के अनुसार वह व्यवस्थित होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए और विपुल शब्द भंडार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 शब्द रहे, उनको हम लोग क्रम से रख दें तो क्या वह शब्दकोश हो गया, तो शब्दकोश नहीं हुआ। तो शब्दकोश किसे कहेंगे कि शब्दों के वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो और विपुल शब्द भंडार हो, तब उसे हम लोग शब्दकोश कहते हैं। तो यह शब्दकोश का एक सामान्य परिभाषा हुआ। हालांकि यह सब परीक्षाओं में नहीं पूछता है। शब्दकोश को समझने के लिए इतना ही काफी है कि हम लोग अंग्रेजी में उसे डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी कहने से शब्दकोश का अर्थ हमारे मन मस्तिष्क में स्पष्टता उभर जाता है। तो आइए हम लोग शब्दकोश को किस प्रकार से देखते हैं। और यहाँ पर जो हमारा चर्चा चल रहा है वह हिंदी के शब्दकोश में है, क्योंकि सभी भाषाओं का शब्दकोश होता है। और यहाँ तक नहीं, सभी भाषाओं का ही नहीं कह सकते हैं, सभी विषयों का शब्दकोश होता है। विज्ञान का शब्दकोश अलग होता है, तकनीकी शब्दावली का शब्दकोश अलग होता है। इसी प्रकार हर प्रत्येक भाषाओं का शब्दकोश अलग होता है। एक ही भाषाओं में भिन्न भिन्न तकनीकी शब्दावलियों का शब्दकोश अलग अलग होता है। तो सभी का जो क्रम, शब्दों का क्रम निर्धारण होता है, प्रत्येक भाषा का अलग अलग होता है। यहाँ पर हमारा चर्चा हिंदी भाषा से है। तो हिंदी शब्दकोश को देखने का क्या नियम है, क्या क्रम है। तो आइए हम लोग शब्दकोश देखने का नियम देखते हैं।
तो हमारा क्या हुआ टॉपिक, शब्दकोश देखने का, शब्दकोश देखने का, शब्दकोश देखने का नियम। तो शब्दकोश देखने के लिए जो नियम है उनको हम लोग दो नियमों में विभक्त कर लेते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शब्दकोश को देखने के जो नियम हैं उनको हम दो तरह के नियमों में विभक्त कर लेते हैं। पहला क्या है कि पहला है शब्दकोश देखने का, शब्दकोश देखने का शब्दकोश देखने का सामान्य नियम, शब्दकोश देखने का सामान्य नियम अर्थात ऐसा नियम जो किसी भी भाषा के शब्दकोश देखने में प्रयोग हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, शब्दकोश देखने का सामान्य नियम। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी के शब्दकोश को देखने के लिए शब्दकोश का सामान्य नियम क्या है। तो पहला है हमें शब्दकोश देखने के लिए, हमें शब्दकोश देखने के लिए, हमें शब्दकोश देखने के लिए, हमें शब्दकोश देखने के लिए वर्णक्रम का ज्ञान, वर्णक्रम का ज्ञान होना अनिवार्य है। पहला नियम क्या है कि हमें शब्दकोश देखने के लिए वर्णक्रम का ज्ञान होना चाहिए या वर्णक्रम का ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रत्येक भाषा के शब्दकोश को देखने के लिए, प्रत्येक भाषा के शब्दकोश को देखने के लिए, प्रत्येक भाषा के शब्दकोश को देखने के लिए भिन्न भिन्न रीति या कह सकते हैं तरीके, जिसे विधि भी कहा जा सकता है, प्रत्येक भाषा के शब्दकोश को देखने के लिए भिन्न भिन्न रीति अपनाई जाती है। हमें उस रीति का भी ज्ञान, हमें उस रीति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम लोग कोई भी शब्दकोश कैसे देख सकते हैं। तो पहला है शब्दकोश देखने का सामान्य नियम। तो पहला नियम क्या है कि हमें शब्दकोश देखने के लिए वर्णक्रम का ज्ञान होना अनिवार्य है। अर्थात यदि हम लोग किसी भी भाषा के शब्दकोश को देखना है तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि उस भाषा को जो वर्णक्रम है हमें उसका ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा के शब्दकोश को देखने के लिए भिन्न भिन्न रीत, विधि या तरीके अपनाए जाते हैं। हमें उस रीत का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात यदि हम लोग किसी भी भाषा का शब्दकोश देखते हैं तो यदि हम उनके वर्णक्रम को यानी वर्णमाला के क्रम को नहीं जान पाएंगे
तो हम लोग शब्दकोश को नहीं देख पाएंगे। जैसे अंग्रेजी का शब्दकोश देखना हुआ, हमें अगर यदि नहीं पता है कि पहले ए आता है कि पहले बी आता है कि पहले सी आता है कि पहले डी आता है, यदि हम लोगों को यह क्रम नहीं ज्ञात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, शब्दकोश को नहीं देख पाएंगे। शब्दकोश देखने का जो दूसरा नियम होता है उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नियम है शब्दकोश को देखने का जो दूसरा नियम है, तो शब्दकोश को देखने के लिए शब्दकोश को देखने के लिए सर्वप्रथम शब्द के प्रथम वर्ण को देखते हैं। शब्दकोश को देखने के लिए क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम शब्द के प्रथम वर्ण को देखते हैं। यदि अब प्रथम वर्ण को देखेंगे तो हमारे सामने दो स्थितियां आ सकती हैं, या तो प्रथम वर्ण सभी शब्दों में समान होगा या तो प्रथम वर्ण सभी शब्दों में असमान होगा। यानी शब्दकोश देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्वप्रथम सभी शब्दों के प्रथम वर्ण को देखते हैं। शब्दकोश को देखने के लिए सर्वप्रथम शब्द के प्रथम वर्ण को, यानी सभी शब्दों, यहां पर सभी शब्दों को लिख लीजिए। शब्दकोश को देखने के लिए सर्वप्रथम सभी शब्दों के प्रथम वर्ण को देखते हैं। यानी अगर यदि हमारे पास 4 शब्द हैं तो हम क्या करेंगे कि चारों शब्द के प्रथम वर्ण को देखेंगे। अब प्रथम वर्ण को देखेंगे तो हमारे सामने दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो सभी शब्दों में प्रथम वर्ण समान हो, अथवा प्रथम वर्ण क्या हो सकता है, असमान हो सकता है, या 2-3 में प्रथम वर्ण समान या असमान हो सकता है। ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो शब्दकोश को देखने के लिए सर्वप्रथम सभी शब्दों के प्रथम वर्ण को देखते हैं। यदि प्रथम वर्ण असमान है तो यदि प्रथम वर्ण असमान है तो क्या किया जाता है, शब्दकोश को देखने के लिए सर्वप्रथम सभी शब्दों के प्रथम वर्ण को देखते हैं। यदि प्रथम वर्ण असमान है तो शब्दकोश देखने के लिए शब्दकोश देखने के निर्धारित क्रम के अनुसार शब्दों का क्रम निर्धारण करते हैं। दूसरा नियम क्या करा कि शब्दकोश को देखने के लिए सभी शब्दों के प्रथम वर्ण को देखते हैं। यदि प्रथम वर्ण असमान है तो शब्दकोश देखने का जो निर्धारित क्रम होता है उसके अनुसार शब्दों का हम लोग क्रम निर्धारण कर देते हैं। शब्दकोश देखने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे कि सभी शब्दों के प्रथम वर्ण को देखेंगे। प्रथम वर्ण को देखेंगे, दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो सभी शब्दों के प्रथम वर्ण समान हो अथवा असमान हो सकते हैं, या कुछ के समान कुछ के असमान हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि शब्दकोश देखने का जो निर्धारित वर्णक्रम हम
जो निर्धारित वर्ण क्रम है उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि शब्दों का क्रम निर्धारित कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे 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 है चंचल, काजल, पत्थर, भवन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले शब्द में प्रथम वर्ण च है, दूसरे में क है, तीसरे में प है और चौथे में भ है। यहाँ पर प्रथम वर्ण सभी शब्दों में असमान है, तो वर्ण क्रम के अनुसार सर्वप्रथम क आता है तो सबसे पहले क्रम में काजल हो जाएगा, दूसरे पर च आता है तो चंचल हो जाएगा, तत्पश्चात प आता है तो पत्थर हो जाएगा और अंत में भ आता है तो भवन हो जाएगा। अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि पहले शब्दों के प्रथम वर्ण को देखेंगे, यदि प्रथम वर्ण असमान है तो जो हमको वर्णक्रम निर्धारित है नियम के अनुसार उसी के अनुसार हम लोग शब्दों का निर्धारण कर लेंगे। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है? दूसरी स्थिति बनती है कि यदि सभी शब्दों के प्रथम वर्ण समान हों तो यदि सभी शब्दों के प्रथम वर्ण समान हो तो शब्दों के क्या करेंगे? द्वितीय वर्ण को देखते हैं। यदि सभी शब्दों के प्रथम वर्ण, पहले तो सभी शब्दों के यदि प्रथम वर्ण या कुछ शब्दों के समान है असमान है तो वर्णक्रम के अनुसार उनका क्रम निर्धारित कर देंगे। लेकिन यदि सभी शब्दों के प्रथम वर्ण समान है तो शब्दों के द्वितीय वर्ण को देखते हैं। अब द्वितीय वर्ण को देखेंगे तो भी यहाँ दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो द्वितीय वर्ण सभी में समान होगा या तो द्वितीय वर्ण कुछ में समान होगा या सभी में असमान होगा। तो यदि द्वितीय वर्ण सभी में असमान है तो वर्ण क्रम का जो वर्ण का क्रम निर्धारित है उसी के अनुसार फिर हम लोग द्वितीय वर्ण को देखते हुए शब्दों का क्रम निर्धारित कर देते हैं। और यदि द्वितीय वर्ण भी समान हो जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग? तृतीय वर्ण को देखते हैं। तो तीसरा नियम क्या करा है कि यदि सभी शब्दों के प्रथम वर्ण समान है तो शब्दों के द्वितीय वर्ण को देखते हैं और शब्दकोश देखने के और शब्दकोश देखने के निर्धारित वर्णक्रम के अनुसार यदि सभी शब्दों के प्रथम वर्ण समान है तो शब्दों के द्वितीय वर्ण को देखते हैं और शब्दकोश देखने के निर्धारित वर्णक्रम के अनुसार शब्दों का क्रम निर्धारित करते हैं। यानी अगर प्रथम वर्ण समान हो जाता है तो द्वितीय वर्ण को देखते हैं और शब्दकोश देखने के निर्धारित वर्ण के क्रम के अनुसार शब्दों का क्रम निर्धारित करते हैं।
यदि द्वितीय वर्ण भी समान रहता है तो तृतीय वर्ण को देखते हैं, यदि तृतीय वर्ण भी समान रहता है तो चतुर्थ वर्ण को देखते हैं। अर्थात जब तक असमान वर्ण नहीं मिल जाते हम यह क्रिया क्रमशः करते जाते हैं। तो यह क्या हो गया कि शब्दकोश देखने का सामान्य नियम। कौन सा नियम हुआ? 3 नियम है। पहला है कि हमें शब्दकोश देखने के लिए जो वर्णक्रम निर्धारित होता है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, यानी उस जिस भी भाषा का शब्दकोश हमको देखना है उसके वर्णमाला का हमको सम्यक रूप से पर्याप्त रूप से जानकारी होना आवश्यक है। फिर है प्रत्येक भाषा के शब्दकोश को देखने के लिए जो भिन्न भिन्न नियम रीति या विधियां अपनाई जाती हैं हमें उनका भी ज्ञान होना चाहिए कि किस भाषा में किस रीत से शब्दकोश देखा जाता है। यदि उस भाषा की रीत को की जानकारी हमको नहीं रहेगी तो हम लोग शब्दकोश नहीं देख पाएंगे। जैसे अंग्रेजी में ABCD के क्रम में हम लोग शब्दकोश देख लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि हिंदी में स्थितियां कुछ अलग होती हैं। फिर दूसरा क्या है कि शब्दकोश देखने के लिए सर्वप्रथम सभी शब्दों के प्रथम वर्ण को देखते हैं। यदि प्रथम वर्ण असमान होता है तो शब्दकोश देखने के जो निर्धारित वर्ण क्रम है उसके अनुसार शब्दों का क्रम निर्धारण किया जाता है। फिर है कि यदि शब्दों का प्रथम वर्ण असमान हो तो शब्द के द्वितीय वर्ण को देखते हैं और शब्दकोश देखने के निर्धारित वर्ण क्रम के अनुसार शब्दों का क्रम निर्धारण करते हैं। यदि द्वितीय वर्ण भी समान है तो यही क्रिया क्रम से करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम वर्ण समान है तो क्या देखेंगे? जैसे एक शब्द हुआ कंचन, एक शब्द हो गया कृषक, एक शब्द हो गया कार्य और एक शब्द हो गया कवार। एक शब्द हो गया कंचन, एक शब्द हो गया कृषक, एक शब्द हो गया कार्य और एक शब्द हो गया क्वाल। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पर भी प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पर भी प्रथम वर्ण क्या है और यहाँ पर भी प्रथम वर्ण क्या है वह क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अगले वर्ण को देखेंगे। तो अभी हम इसका यहाँ पर क्रम निर्धारण नहीं करते हैं, हम लोग आगे जब सभी नियमों को पढ़ लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि शब्दों का क्रम निर्धारण करना सीखेंगे। तो क्या हो गया कि शब्दकोश देखने का यह कौन सा नियम हो गया? यह हो गया सामान्य नियम। आइए अब हम लोग शब्दकोश देखने का जो विशेष नियम होता है हिंदी में उसको हम लोग देखते हैं। तो हिंदी के डिक्शनरी को या हिंदी के शब्दकोश को देखने का जो विशेष नियम होता है उसको हम लोग देखते हैं। यह कौन सा नियम है? यह एक सामान्य नियम है जो किसी भी भाषा के शब्दकोश को देखने में काम आ सकता है या काम आता है। इसी क्रम के अनुसार संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी शब्दकोश हैं, उनको इसी प्रकार से देखा जाता है। उन 3 नियमों को सभी भाषाओं के शब्दकोश को देखने में उनका प्रयोग होता है। लेकिन अब हम लोग इस आगे हिंदी के शब्दकोश को किस प्रकार से देखेंगे उसके विषय में आइए अब चर्चा किया जाता है। तो दूसरा नियम क्या है? पहला हमने देखा था शब्दकोश देखने का सामान्य नियम, तो दूसरा है शब्दकोश देखने का विशेष नियम। यहाँ पर हम लोग हिंदी के शब्दकोश की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को संशय में नहीं पढ़ना है। यहाँ क्या है कि शब्दकोश देखने का विशेष नियम क्या है? तो हिंदी के शब्दकोश में शब्दों के क्रम देखने के विशेष नियम निम्नवत हैं। हिंदी शब्दकोश में
हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम देखने के हिंदी शब्दकोश में शब्दों के क्रम देखने के विशेष नियम निम्नवत हैं। हिंदी शब्दकोश में शब्दों के क्रम देखने के विशेष नियम निम्नलिखित है। तो पहला नियम क्या होता है, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। हिंदी में हिंदी शब्दकोश को देखने में क्या विशेष नियम है। पहला है हिंदी शब्दकोश में प्रथम स्वर से बने शब्द आते हैं, तत्पश्चात व्यंजन से बने शब्द तो हिंदी के शब्दकोश को देखने का प्रथम नियम क्या है कि हिंदी शब्दकोश में प्रथम स्वर से बने शब्द आते हैं, तत्पश्चात व्यंजन से बने शब्द। अर्थात हम लोग जब हिंदी शब्दकोश को खोलेंगे तो सबसे पहले जो शब्द स्वर से प्रारंभ होते हैं वह प्रारंभ होते हैं, उसके बाद व्यंजन से आते हैं। हिंदी शब्दकोश में प्रथम स्वर से बने शब्द आते हैं, तत्पश्चात व्यंजन से बने। स्वर से बने शब्द का मतलब कि जिन शब्दों का प्रारंभ स्वर से शुरू हुआ है, पहले स्वर से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। यहां तक तो समझने में कोई समस्या नहीं होगी। आइए अगला देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, स्वर से बनने वाले शब्दों में वर्णमाला के क्रमानुसार पहले अनुस्वार युक्त स्वर से बनने वाले शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले अनुस्वार युक्त, फिर अनुनासिक युक्त, फिर विसर्ग युक्त, तत्पश्चात मूल स्वर आते हैं।
दूसरा नियम क्या कर रहा है कि स्वर से बनने वाले शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्या होता है कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले अनुस्वार युक्त स्वर आता है, फिर अनुनासिक युक्त स्वर आता है, फिर विसर्ग युक्त स्वर आता है, तत्पश्चात मूल स्वर आता है। उम्मीद है कि इतनी भी बात समझ में आ गई होगी। स्वरों का क्रम स्वरों का क्रम कहां से है? ऐसे औ तक, स्वरों का क्रम ऐसे औ तक क्रमशः अनुस्वार युक्त अनुनासिक युक्त अनुस्वार युक्त अनुनासिक युक्त विसर्ग युक्त व मूल स्वर आते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि स्वर से बनने वाले शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले अनुस्वार युक्त स्वर आता है, फिर अनुनासिक युक्त स्वर आता है, फिर विसर्ग युक्त स्वर आता है और सबसे बाद में मूल स्वर आता है। स्वरों का क्रम कहां से होता है? तो ऐसे लेकर के औ तक क्रमशः अनुस्वार युक्त, अनुनासिक युक्त, विसर्ग युक्त व मूल स्वर आते हैं। इनका क्रम निर्धारण कैसे होता है तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अ का क्या रूप बनेगा? अ का क्रम किस प्रकार से बनेगा? तो सबसे पहले अ का क्या आएगा? अनुस्वार युक्त, पहले आएगा अंग, फिर अनुनासिक युक्त यानी अ के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर है विसर्ग युक्त यानी अ के साथ अ है, फिर क्या है? मूल स्वर यानी अ। यानी यदि सबसे पहले हम लोग हिंदी शब्दकोश को खोलेंगे तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? वह शब्द आएगा जिसका प्रारंभ अ के ऊपर अनुस्वार है, यानी अंग से जो शब्द प्रारंभ होगा वही शब्द आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? अ के बाद चंद्र बिंदु रहेगा वह आएगा, फिर क्या आएगा? अ के बाद विसर्ग रहेगा और फिर तब अ से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर है आ का क्रम। आ का क्रम क्या है? तो आ का भी यही क्रम है कि सबसे पहले आ के ऊपर अनुस्वार, फिर आ के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर आ के ऊपर आ के साथ विसर्ग, फिर आ मूल स्वर, उसके बाद आ के अंतर्गत ही आगत स्वर का भी क्रम आता है। आ के साथ ही आगत स्वर का क्रम आता है। लेकिन यहाँ एक बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि जिन वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, बहुत से ऐसे वर्ण हैं जिनसे कोई भी शब्द नहीं शुरू होता है, तो उनका शब्दकोश में अभाव रहता है। यानी जो शब्द शुरू ही नहीं होंगे वह शब्दकोश में नहीं पाए जाएंगे। यह केवल एक नियम है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, तो उनसे कोई भी शब्द नहीं बनता है। फिर ई का क्या रूप क्रम होगा? ई का क्या क्रम होगा? तो पहले ई अनुस्वार युक्त आएगा, फिर ई अनुनासिक युक्त आएगा, फिर ई विसर्ग के रूप में आएगा, फिर ई अपने मूल स्वर के रूप में आएगा। उसी प्रकार दीर्घ ई का जो क्रम है वह किस में आएगा?
दीर्घ ई का क्रम जो आएगा वह क्या आएगा, सबसे पहले अनुस्वार युक्त आएगा। फिर इसका चूंकि लेखन में अनुस्वार और अनुनासिक एक ही रूप में होता है, तो यहाँ पर अलग से इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ई के साथ में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द क्रमशः साथ में ही आ जाते हैं। फिर ई का जो क्रम आएगा वह विसर्ग रूप में आएगा, फिर दीर्घ ई अपने मूल रूप में आएगा। फिर ऊ का क्रम क्या आएगा, पहले ऊ आएगा अनुस्वार युक्त, फिर ऊ आएगा अनुनासिक युक्त, फिर ऊ आएगा विसर्ग रूप, फिर ऊ अपने मूल रूप में आएगा। इसी प्रकार दीर्घ ऊ का क्या आएगा, दीर्घ ऊ का क्रम, तो दीर्घ ऊ आएगा अनुस्वार के रूप में, फिर दीर्घ ऊ आएगा अनुनासिक के रूप में, फिर दीर्घ ऊ आएगा विसर्ग के रूप में, फिर दीर्घ ऊ आएगा अपने मूल रूप में। फिर री का जो क्रम है वह क्या आएगा, तो री का जो क्रम आएगा, पहले री आएगा अनुस्वार युक्त में, फिर री आएगा अपने मूल रूप में। क्योंकि री का जो प्रयोग होता है वह अनुनासिक में नहीं होता है, तो री पहले किस में आएगा, अनुस्वार के रूप में। फिर री के साथ विसर्ग का भी प्रयोग नहीं दिखाई देता है, तो फिर क्या री आएगा, री अपने मूल रूप में आएगा। फिर यहां आगे हम लोग देख लेते हैं ए का क्या क्रम आएगा, तो ए पहले आएगा अनुस्वार रूप में, ए आएगा अनुनासिक रूप में, ए आएगा विसर्ग रूप में, और फिर ए अपने मूल रूप में आएगा। अ का क्रम क्या आएगा, तो अ का क्रम आएगा, अ आएगा अनुनासिक रूप अनुस्वार रूप में, चूंकि अनुनासिक लिखेंगे तो फिर इसी रूप में आ जाएगा। फिर आएगा अ आएगा विसर्ग रूप में, फिर अ आएगा अपने मूल रूप में। फिर ओ का क्रम क्या है, तो ओ आएगा अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, फिर ओ आएगा विसर्ग रूप में, फिर ओ आएगा अपने मूल रूप में। इसी प्रकार औ का क्रम क्या है, औ का क्रम है, औ आएगा अनुस्वार और अनुनासिक रूप एक ही रहेगा, फिर औ आएगा विसर्ग रूप में, फिर औ आएगा अपने स्वर यानी अपने मूल रूप में। तो इतने नियमों को हम लोग पुनः देख लेते हैं। यदि कोई संशय रहता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला क्या है कि हिंदी शब्दकोश में प्रथम स्वर से बने शब्द आते हैं, तत्पश्चात व्यंजन से बने शब्द आते हैं। यानी हम लोग हिंदी शब्दकोश का जब शुरुआत करेंगे, शुरू से उसको देखेंगे, तो पहले स्वर से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, उसके पश्चात जब स्वर का क्रम समाप्त हो जाता है तो व्यंजन से बनने वाले शब्द आते हैं। फिर दूसरा क्या है कि स्वर से बनने वाले शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार, यानी जो स्वर हैं वह किस क्रम में है, तो वह वर्णमाला के क्रम में है, अर्थात अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ इस क्रम में हैं। पहले अनुस्वार युक्त, यानी वह क्रम किस प्रकार से है, यानी अ है तो अ किस प्रकार से है, पहले अ के साथ अनुस्वार आएगा, फिर अ के साथ अनुनासिक आएगा, फिर अ के साथ विसर्ग आएगा, और तत्पश्चात अ आएगा। तत्पश्चात अ मूल रूप में आता है। स्वरों का क्रम अ से अ तक क्रम से अनुस्वार युक्त अनुनासिक युक्त विसर्ग युक्त वह मूल स्वर के क्रम में आता है। हमने यहाँ पर सभी को लिख दिया है। तो अ का जो क्रम है, तो पहले अ के साथ अनुस्वार है, फिर अ के साथ अनुनासिक है, फिर अ है और फिर अ है। इसी प्रकार आ का है, तो पहले आ के साथ अनुस्वार है, फिर आ के साथ अनुनासिक है, फिर आ के साथ विसर्ग है, फिर आ है, फिर आगा स्वर अ है। उसी प्रकार ई का है, दीर्घ ई का है, लघु ऊ का है, दीर्घ ऊ का है, और री का है, तो री में अनुस्वार और मूल रूप में आते हैं, री के साथ अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक जब पढ़े थे तो इसमें हमने देखा था कि ई क्या री क्या होता है, वह अनुनासिक रूप में नहीं आता है, और री का प्रयोग विसर्ग के साथ भी संभवतः नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने दो नियम देखा। आइए अब हम लोग
तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। यानी हम लोगों ने देखा कि स्वर का जो क्रम होता है यही होता है। अब आगे हम इसको देखते हैं तीसरे नियम को। शब्दकोश देखने का जो तृतीय नियम है उसके विषय में देखते हैं। स्वर से बने शब्द, स्वर से बने शब्द तीसरा नियम क्या है कि स्वर से बने शब्द या स्वर से बने शब्दों के पश्चात, स्वर से बने शब्दों के पश्चात, स्वर से बने शब्दों के पश्चात व्यंजन से, व्यंजन से, व्यंजन से बने शब्दों का क्रम आता है। स्वर से बने शब्दों के पश्चात व्यंजन से बने शब्दों का क्रम आता है। तीसरा नियम क्या है कि स्वर से बने शब्दों के पश्चात व्यंजन से बने, व्यंजन से बने, व्यंजन से बने शब्दों का क्रम आता है। यानी सबसे पहले स्वर से बने शब्द आएंगे, जब वो समाप्त हो जाएंगे तो व्यंजन से बने शब्द आएंगे। तो व्यंजन से बने शब्दों में, व्यंजन से बने शब्दों में, व्यंजन से बने शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यंजन से बने शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्रमशः, क्रमशः कैसे लेकर, कैसे लेकर है व्यंजन से बने शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्रमशः कैसे लेकर है तक, क्रमशः कैसे लेकर है से, क्रमशः कैसे लेकर है से बनने वाले, बनने वाले शब्दों का क्रम आता है। स्वर से बने शब्दों के पश्चात व्यंजन से बने शब्दों का क्रम आता है। यानी जब स्वर से बनने वाले शब्द समाप्त हो जाते हैं तो व्यंजन से बनने वाले शब्दों का क्रम आता है, और व्यंजन से बने शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्रमशः कै से लेकर है से बनने वाले शब्दों का क्रम आता है। यानी सबसे पहले कै से बने शब्द आएंगे, तत्पश्चात ख से बने शब्द आएंगे, उसके पश्चात ग से, और इस प्रकार अंत में किससे बने हुए शब्द आते हैं तो अंत में है से बनने वाले शब्दों का क्रम आता है। यह क्रम किस रूप में होता है तो यह क्रम होता है, चौथा नियम क्या है, व्यंजन से बने, व्यंजन से बने, व्यंजन से बने शब्दों में, व्यंजन से बने शब्दों में
शब्दों का वर्ण क्रम व्यंजन से बने शब्दों में शब्दों का वर्ण क्रम क्रमशः अनुस्वार युक्त, अनुनासिक युक्त, अनुस्वार युक्त, अनुनासिक युक्त, विसर्ग युक्त, स्वर युक्त, स्वर युक्त, स्वर युक्त व्यंजन, स्वर युक्त, तत्पश्चात संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द क्रमशः आते हैं। चौथा नियम क्या कर रहा है कि व्यंजन से बने शब्दों में शब्दों का वर्णक्रम कैसा होता है, तो क्रमशः अनुस्वार युक्त, अनुनासिक युक्त, विसर्ग युक्त, स्वर युक्त और तत्पश्चात क्या होता है कि संयुक्त व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। कैसे आते हैं, तो पहले क्या आते हैं कि पहले अनुस्वार युक्त व्यंजन आते हैं, फिर अनुनासिक युक्त व्यंजन आते हैं, फिर विसर्ग युक्त व्यंजन आते हैं, उसके पश्चात स्वर युक्त व्यंजन आते हैं और उसके पश्चात कौन से आते हैं, तो संयुक्त व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द शुरू होते हैं। संयुक्त व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द शुरू होते हैं। तो व्यंजन का क्रम कैसे होता है, तो सबसे पहले आता है क का क्रम। क का क्रम क्या होता है, तो पहले क किस में आएगा, अनुस्वार युक्त में, फिर क आएगा अनुनासिक रूप में, फिर क्या आएगा विसर्ग रूप में, फिर क्या आएगा मूल रूप में, फिर क्या आएगा क संयुक्त व्यंजन के रूप में। फिर संयुक्त व्यंजन में किस में आएगा, सबसे पहले क के बाद क्या आएगा, फिर क के बाद ख आएगा, फिर क के बाद ग आएगा, और यही क्रम कहाँ तक चलेगा, क के बाद है आएगा। लेकिन बहुत सारे शब्दों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन यह क्रम क्या होता है, यह क्रम इसी प्रकार से होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पहले क का रूप क्रम क्या होता है। सबसे पहले क से अनुस्वार युक्त आएंगे, फिर क से अनुनासिक युक्त आएंगे, फिर क के साथ विसर्ग का रूप आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क के बाद क्या आएगा, और क के बाद क्या आएगा। तो यदि ऐसा कोई शब्द आता है कि जिसमें क के पश्चात क और फिर क के पश्चात क आता है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, और क के पश्चात क्या आता है, तो यदि इसमें अनुस्वार है, इसमें अनुनासिक है और यह मूल रूप में है, तो क्या होगा, यहाँ भी वही क्रम अनुस्वार, अनुनासिक और मूल रूप, इस प्रकार से फिर निर्धारण करेंगे। तो इस बात को भी यहाँ पर इतना समझना आवश्यक है कि क का क्रम क्या होता है कि पहले क अनुस्वार युक्त आएगा, फिर क अनुनासिक युक्त आएगा, फिर क विसर्ग युक्त आएगा, फिर क मूल रूप में आएगा, फिर क के बाद क्या आएगा, संयुक्त रूप में आएगा। संयुक्त रूप में भी क्या होता है, संयुक्त रूप में भी क्या होता है कि यदि दो संयुक्त रूप समान आएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे, उसके पश्चात अनुनासिक को प्राथमिकता देंगे और उसके पश्चात
विसर्ग को प्राथमिकता देंगे, तत्पश्चात क्या करेंगे, तत्पश्चात मूल रूप को प्राथमिकता देंगे, मूल रूप को प्राथमिकता देंगे। और यह क्रिया कहां से करते हैं, तो व्यंजन में यह क्रिया कहां से करते हैं, कैसे लेकर है तक, कैसे लेकर है तक किया जाता है। व्यंजन में क्या किया जाता है कि यह क्रिया कैसे लेकर के है तक किया जाता है। उम्मीद है कितनी बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले स्वर का क्रम आता है, उसके पश्चात व्यंजन का क्रम आता है। फिर जब स्वर का क्रम आता है तो स्वर में सबसे पहले हम अनुस्वार रूप में देखेंगे, फिर अनुनासिक रूप में देखेंगे, फिर विसर्ग रूप में देखेंगे, फिर मूल स्वर के रूप में देखेंगे। तो हमने ऐसे लेकर के औ तक वहां पर रूप देख लिया है। फिर है कि स्वर से बने शब्दों के पश्चात व्यंजन से बने शब्दों का क्रम आता है। व्यंजन से बने शब्दों में वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्रमशः कैसे लेकर के है से बनने वाले शब्दों का क्रम आता है। यानी व्यंजन में सबसे पहले क शुरू होता है और सबसे अंतिम में है शुरू होता है। सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लेता है कि शब्दकोश में सबसे अंत में किस व्यंजन वर्ण से बने हुए शब्द आते हैं, तो उसमें छ, त्रे, ज्ञ, स्र इस सब को भी दे देगा और है को भी दे देगा। तो यहाँ पर हम लोगों को संशय में नहीं पड़ना है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। सबसे अंत में है से बनने वाले शब्द आते हैं। फिर क्या है कि व्यंजन से बने शब्दों में शब्दों का वर्णक्रम क्या होता है, क्रमशः अनुस्वार युक्त, अनुनासिक युक्त, विसर्ग युक्त, स्वर युक्त, तत्पश्चात संयुक्त व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द का क्रम आता है। फिर है क्या का क्रम क्या होगा, तो क अनुस्वार युक्त, क अनुनासिक युक्त, क विसर्ग युक्त और क मूल रूप में। फिर क्या आता है, इसके पश्चात क्या आता है, तो इसके पश्चात आता है फिर संयुक्त व्यंजन से। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले क के बाद ख, फिर क के बाद ख, फिर क के बाद ग। इसमें भी अगर क के बाद क के बाद क के बाद क है और उसमें भी अनुस्वार, विसर्ग और मूल रूप में व्यंजन है, स्वर युक्त है, तो सबसे पहले हम किस को प्राथमिकता देंगे, अनुस्वार को ही प्राथमिकता देंगे। उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यानी हम लोग अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और मूल रूप का क्रम स्वर में भी देखते हैं, व्यंजन में भी देखते हैं और संयुक्त व्यंजन में भी देखते हैं। तो आइए हम इसको पांचवा नियम में देख लेते हैं, पांचवा नियम करके लिख लेते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग व मूल रूप का क्रम, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग व मूल रूप का क्रम स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन से, स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग व मूल रूप का क्रम स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों में समान रूप से
समान रूप से देखा जाता है। समान रूप से देखा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग व मूल रूप का क्रम हम लोग स्वर में भी देखेंगे। फिर जब व्यंजन आएगा तो उसमें भी पहले अनुस्वार देखेंगे, फिर अनुनासिक देखेंगे, फिर विसर्ग देखेंगे, फिर मूल रूप को देखेंगे। और फिर यदि संयुक्त व्यंजन आ जाता है और उस तो संयुक्त व्यंजन में भी हम क्या देखेंगे, पहले अनुस्वार देखेंगे, फिर अनुनासिक देखेंगे, फिर विसर्ग देखेंगे और फिर मूल रूप देखेंगे। उम्मीद है कि यह 5 नियम आप सभी को, यह 5 नियम क्या होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम, छठवां नियम क्या कह रहा है, छठवां नियम कह रहा कि संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और स्र अंत में नहीं आते हैं, बल्कि संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ से अंत में नहीं आते हैं, बल्कि अपने प्रथम व्यंजन वर्ण के बल्कि अपने प्रथम व्यंजन वर्ण के संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र अंत में नहीं आते हैं, बल्कि अपने प्रथम व्यंजन वर्ण से बनने वाले प्रथम व्यंजन वर्ण से बनने वाले प्रथम शब्दों के क्रम में ही आते हैं। छठवां नियम क्या कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र अंत में नहीं आते हैं, बल्कि कहाँ आते हैं, अपने प्रथम व्यंजन वर्ण से बनने वाले शब्दों के वह क्रम में ही आ जाते हैं, शब्दों के क्रम में ही आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, छ कहाँ आएगा, तो छ हम लोग जानते हैं क और से मिलकर बना हुआ है, तो यह कहाँ आता है, यह कैसे बनने वाले शब्दों के क्रम में आता है। यह कहाँ आता है, तो यह कैसे बनने वाले शब्दों के क्रम में आता है। उसी प्रकार त्र कहाँ आता है, तो यह कहाँ आता है, तो यह तय से बनने वाले शब्दों के क्रम में आता है,
शब्दों के क्रम में आता है। इसी प्रकार ज्ञ कहाँ आएगा, तो यह ज और यह से मिलकर बना होगा, तो यह क्या होता है, यह जैसे बनने वाले, जैसे बनने वाले शब्दों के क्रम में आता है। श्रेय, श्रेय कहाँ आएगा, तो स से बनने वाले शब्दों के क्रम में आता है। छठवां नियम क्या करा है कि संयुक्त व्यंजन छक त्र ज्ञ श्रेय अंत में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका जो क्रम है वह है के बाद शुरू होता है, ऐसा नहीं होता है। यह क्या होता है कि यह अपने प्रथम व्यंजन वर्ण से बनने वाले शब्दों के क्रम में ही आते हैं। जैसे छ है तो यह क और स से मिलकर बना हो, तो किस में आता है, यह क से बनने वाले शब्दों के क्रम में आता है। अर्थात क्या होता है, अर्थात यहां लिख दें, अर्थात यह कहां किससे आएगा, ख से पूर्व, ख से पूर्व आएगा। उसी प्रकार त्र है तो किससे आएगा, थ से पूर्व, थ से पूर्व। उसी प्रकार ज्ञ है, ज्ञ है, यह किसके पूर्व आएगा, तो यह झ से पूर्व आएगा। उसी प्रकार श्रेय है तो यह किससे आएगा, तो यह स से पूर्व आएगा। तो उम्मीद है कि यहां तक की बातें आप सभी के समझ में आ गई होंगी। यह किससे पूर्व आता है, तो यह स से पूर्व आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का क्रम किस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन आते हैं, और जब व्यंजन आते हैं, तो जब व्यंजन अपने मूल रूप से समाप्त हो जाते हैं, तो उसी के बाद क्या आता है, संयुक्त व्यंजन का नंबर आता है। स्वर में क्या आता है, तो स्वर पहले अनुस्वार रूप में आएगा, फिर अनुनासिक रूप में आएगा, फिर विसर्ग के रूप में आएगा, फिर अपने मूल रूप में आएगा। व्यंजन क्या आएगा, तो व्यंजन पहले अनुस्वार रूप में आएगा, फिर व्यंजन अनुनासिक रूप में आएगा, फिर व्यंजन विसर्ग रूप में आएगा, फिर व्यंजन अपने मूल रूप में आएगा, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन आता है तो संयुक्त व्यंजन आएगा। और संयुक्त व्यंजन अगर कई रहे तो उसमें क्या होता है कि संयुक्त व्यंजन भी पहले अनुस्वार रूप में आएगा, फिर संयुक्त व्यंजन अनुनासिक रूप में आएगा, फिर संयुक्त व्यंजन विसर्ग रूप में आएगा, फिर संयुक्त व्यंजन अपने मूल रूप में आएगा। तो छ त्र ज्ञ श्रेय का क्या क्रम है, तो छ त्र ज्ञ श्रेय अंत में नहीं है के बाद नहीं आते हैं, बल्कि वो पहले ही आते हैं। कहाँ आते हैं, तो अपने प्रथम व्यंजन वर्ण से बनने वाले शब्दों के क्रम में ही आते हैं। जैसे क्ष है तो यह क से बनने वाले शब्दों के क्रम में आता है, अर्थात यह ख व्यंजन वर्ण से पूर्व ही आ जाता है। तो हम लोगों ने वर्ण शब्दकोश को देखने का सामान्य नियम और विशेष नियम दोनों देख लिए हैं, दोनों देख लिए हैं। आइए अब हम लोग वर्ण शब्दकोश के विषय में कुछ और बातों को देख लेते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और यदि आप लोग इन सभी नियमों को नोट बना लेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण जो होता है वह आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम मेरे लिए नया है, तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि आप हमारी हिचकिचाहट पर उतना ध्यान नहीं दे करके आप लोग कंटेंट पर ध्यान देंगे,
तो आप पाएंगे कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट सामान्यतः बहुत से लोगों से काफ़ी अच्छा होता है। तो खैर इसका निर्धारण तो आप लोग ही कर पाएंगे कि क्या आप लोग सीखते हैं। तो आइए अब शब्दकोश के विषय में हम लोग कुछ विशेष बातें देख लेते हैं जो परीक्षाओं में सीधा पूछ लेता है। तो हम उसको शब्दकोश के विषय में कुछ विशेष करके देख लेते हैं। पहला है क्या कि शब्दकोश का प्रथम शब्द अंक होता है। शब्दकोश का प्रथम शब्द कौन सा होता है? तो शब्दकोश का प्रथम शब्द अंक होता है। प्रथम शब्द क्या होता है? अंक होता है। क्यों होता है? कि सबसे पहले हम लोग स्वर को शुरू करते हैं तो स्वर सबसे पहले कौन सा स्वर आता है? ए आता है। और ए में भी हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि अनुस्वार देखते हैं, तो अंग हो गया। उसके बाद ऐसा कोई भी शब्द शब्दकोश में नहीं पाया जाता है कि जो केवल स्वरों से मिलकर बना हो, ठीक है। तो जो ए के बाद अनुस्वार हो और उसके बाद हो, तो सबसे पहले हम लोग व्यंजन कै को देखते हैं। तो अंक जो बनता है यही क्या है? तो यही शब्दकोश का प्रथम शब्द अंक होता है। यह सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लेता है कि शब्दकोश में प्रथम शब्द क्या है। और यहाँ पर भी यह भी ध्यान रखने वाला है कि ये जो समस्त नियम बताए जा रहे हैं, चूंकि हिंदी में कई शब्दकोश हैं जिसमें नियमों का उल्टा पलटा है, तो यह डॉक्टर हरदेव बाहरी ने जो शिक्षार्थी शब्दकोश बनाया है उसी के आधार पर यह सारा वर्णन किया गया है और उसी को ही हिंदी में मानक माना जाता है। उसी को हिंदी में क्या माना जाता है? मानक माना जाता है। फिर आगे देख लेते हैं दूसरा क्या है। कै व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होने वाले कै व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होने वाले कै व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्रम स्वर ए से औ के स्वर ए से औ के समाप्त होने पर आता है। पहला है कि शब्दकोश का प्रथम शब्द अंक होता है। दूसरा है कि क्या व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्रम कब आता है? कि जब स्वर ए से लेकर के औ तक से बनने वाले शब्द समाप्त हो जाते हैं। क्या है कि क्या व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्रम स्वर ए से स्वर ए से औ से प्रारंभ होने वाले शब्दों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के समाप्त होने पर होता है। कै व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्रम स्वर ए से औ तक से प्रारंभ होने वाले शब्दों के समाप्त होने पर होता है। यानी क्या व्यंजन वर्ण से शब्द कब प्रारंभ होंगे? कि जब स्वर ए से लेकर के औ तक बनने वाले शब्दों से
प्रारंभ होने वाले शब्द समाप्त हो जाएंगे। फिर तीसरा नियम क्या है, तीसरा विशेष क्या है कि शब्दकोश में अंतिम शब्द, तीसरा क्या है, शब्दकोश में अंतिम शब्द किससे होता है, तो शब्दकोश में अंतिम शब्द व्यंजन है से बने शब्द होते हैं। शब्दकोश में अंतिम शब्द कौन होता है, तो व्यंजन है से बने हुए शब्द होते हैं, वह अंतिम शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं, तो शब्दकोश में अंतिम शब्द क्या होता है, तो व्यंजन है से बने शब्द होते हैं या व्यंजन है से प्रारंभ होने वाले शब्द होते हैं। फिर है चौथा है संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र क्रमशः क, त, ज और स से बनने वाले शब्दों के क्रम में आते हैं। चौथा नियम क्या चौथा विशेष क्या है कि संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र क्रमशः क, त, ज, स से बनने वाले शब्दों के क्रम में आते हैं। शब्दों के क्रम में आते हैं। पांचवा क्या होता है, पांचवा है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ड़ और ढ़ क्रमशः उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ क्रमशः ड और ढ के साथ ही पाए जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़, ढ क्रमशः ड और ढ के साथ ही पाए जाते हैं। छठवां क्या है, छठवां है कि आगत व्यंजन, यानी अरबी फारसी के जो व्यंजन है क, ख, ग, ज और फ क्रमशः क, ख, ग, ज और फ के साथ ही शब्दकोश में पाए जाते हैं। छठवीं विशेष बात क्या है कि आगत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ क्रमशः क, ख, ग, ज, फ के साथ ही शब्दकोश में पाए जाते हैं। अर्थात इन्हें शब्दकोश में उन्हीं वर्णों के साथ ही उनको क्या किया गया है, स्थान दिया गया है। उन्हीं वर्णों के साथ इनको स्थान दिया गया है।
फिर 7वां नियम क्या है? 7वां नियम है कि त्रय और, नियम नहीं है, एक विशेष बात है, एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था। त्रय और त्रि में, त्रय और त्रि में, त्रय और त्रि से बने शब्दों में, त्रय और त्रि से बने शब्दों में त्रि से बने शब्द पहले आते हैं। त्रय और त्रि से बने शब्दों में त्रि से बने हुए शब्द पहले आते हैं। कौन आते हैं? तो पहले त्रि से बने हुए शब्द आते हैं। फिर अगला नियम क्या है? अगला विशेष बात क्या है? अगली विशेष बात क्या है कि शब्द में वर्णों की संख्या का, शब्द में वर्णों की संख्या का, शब्द में वर्णों की संख्या का शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश के क्रम निर्धारण में, क्रम निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं होता है। 7वां विशेष बात क्या है कि शब्द में वर्णों की संख्या का शब्दकोश के क्रम निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द है जिसमें 10 वर्ण है और कोई शब्द है जिसमें 4 वर्ण है या 2 वर्ण है, 3 वर्ण है, तो वह शब्द आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो 8वां विशेष बात क्या है कि शब्द में वर्णों की संख्या का शब्दकोश के क्रम निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह क्या होता है? वह स्वर व्यंजन के क्रम में ही पाए जाते हैं, जो उनको शब्दकोश को देखने का क्रम है उसी के हिसाब से यह पाए जाते हैं। तो हमने 8 है, हमने 8 विशेष बातें लिख ली हैं। पहला क्या होता है कि शब्दकोश का प्रथम शब्द अंक होता है। दूसरा है कि क्या व्यंजन वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्रम, स्वर ए से औ से स्वर ए से औ से प्रारंभ, ए से औ तक प्रारंभ होने वाले शब्दों के ए से औ तक, प्रारंभ होने वाले शब्दों के समाप्त होने पर होता है। यानी कि पहले सभी स्वरों से बनने वाले शब्द का क्रम आएगा, उसके बाद व्यंजन से आएगा। फिर क्या है कि शब्दकोश में अंतिम शब्द व्यंजन है से बने हुए शब्द होते हैं। फिर है कि संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र क्रमशः क, त, ज और स से बनने वाले शब्दों के क्रम में ही आते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन अड़ है, ड और ढ के साथ ही पाए जाते हैं। आगत व्यंजन क, ख, ग, घ, क, ख, ग, ज, फ क्रमशः क, ख, ग, ज, फ के स्थान के साथ ही शब्दकोश में पाए जाते हैं। त्रय और त्रि से बने शब्दों में त्रि से बने शब्द पहले आते हैं। फिर है शब्द में वर्णों की संख्या का शब्दकोश के क्रम निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं होता है। तो हम लोगों ने सामान्यतः सभी नियमों को देख लिया है। तो आइए अब हम लोग वर्णक्रम ज्ञात करने के विधि पर चर्चा करते हैं। अभी तक तो हमने नियमों को देखा, आइए हम लोग सरलता से और शीघ्रता से शब्दों का वर्णक्रम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ विधियों को देख लेते हैं। एक बहुत ही सटीक विधि है। हम लोग नियमों को ध्यान में रख के इस विधि से किसी भी शब्द का वर्णमाला में नहीं, शब्दकोश में हम लोग क्रम देख लेते हैं। तो वर्णक्रम ज्ञात करने की विधि क्या है?
वर्ण क्रम, इसको शब्दकोश में समझिएगा। वर्ण क्रम ज्ञात करने की विधि। वर्ण क्रम ज्ञात करने की विधि। वर्ण क्रम ज्ञात करने की विधि क्या है कि शब्दकोश में शब्द किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शब्दकोश में शब्द किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात शब्दों का क्रम क्या है, उसे ज्ञात करने के लिए हम शब्दों का वर्ण विच्छेद ज्ञात करते हैं। हम शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं या वर्ण विच्छेद ज्ञात करते हैं। शब्दकोश में शब्द किस क्रम में अवस्थित हैं या किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें ज्ञात करने के लिए हम लोग शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं और उपरोक्त नियमों के आधार पर शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारित करते हैं। शब्दकोश में शब्द किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अवस्थित होते हैं, उसे ज्ञात करने के लिए हम शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं और उपरोक्त नियमों के आधार पर शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण करते हैं। यही हमारी विधि हो गई। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। तो पहला है शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण कीजिए। शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले है, मान लीजिए खिलौना। सबसे पहले है खिलौना, खिलौना, फिर है खरगोश, फिर है खुश और तत्पश्चात है खजाना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले शब्दों का हम लोग वर्ण विच्छेद कर देते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ खिलौना का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो पहले तो इसमें देख लेंगे कि प्रथम वर्ण क्या है, समान है कि असमान है। तो हम लोग देखते हैं कि सभी में
प्रथम वर्ण समान है। तो सबसे पहले हम सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि हम लोग वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो क्या आता है, ख धन ई धन ल धन औ धन न धन आ। दूसरा है खरगोश। दूसरा क्या है, खरगोश, ख धन अ धन र धन अ धन ग धन ओ धन स धन अ। फिर है खुश। तो ख धन उ धन स और धन अ। फिर तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है खजाना। तो क्या हो गया, ख धन अ धन ज धन आ धन न धन आ। तो हम लोग वर्णमाला वर्णमाला आ रहा, हम लोग शब्दकोश देखने का जो सामान्य नियम था उसमें हमने देखा था कि यदि प्रथम वर्ण समान होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग द्वितीय वर्ण को देखेंगे। यहाँ पर प्रथम वर्ण, यहाँ पर भी ख है, 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 तो इससे हम लोगों का क्रम निर्धारण नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो द्वितीय वर्ण को देखते हैं। तो द्वितीय वर्ण में सबसे पहले कौन सा, द्वितीय में यहाँ पर ई है, यहाँ अ है, यहाँ पर उ है और यहाँ पर अ है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अ आता है। तो अब हमारा खरगोश और खजाना में हमारा क्रम आ जाएगा, या तो खरगोश पहले आएगा या तो खजाना पहले आएगा। अब देखते हैं कि जब दोनों में द्वितीय वर्ण समान है तो फिर तृतीय वर्ण को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज है और यहाँ पर र है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ज आएगा, उसके पश्चात र आएगा। तो हमारा क्या हो गया कि सबसे पहले स्थान पर खजाना आ जाएगा, दूसरे स्थान पर खरगोश आ जाएगा। अब दो हो गया, खरगोश पहले स्थान पर खजाना और दूसरे स्थान पर खरगोश। अब फिर देखते हैं कि खुश और खिलौना में, तो फिर दूसरे को देखते हैं। तो पहले ई आता है, उसके बाद उ आता है, तो तीसरे स्थान पर खिलौना हो जाएगा और चौथे स्थान पर खुश हो जाएगा। अतः शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा खजाना, फिर आएगा खरगोश, फिर आएगा खिलौना, फिर आएगा खुश। उम्मीद है कि यह उदाहरण आप लोगों को शब्दकोश में शब्दों का क्रम देखने में थोड़ा सा सहयोग करेगा। अभी हम लोग कुछ उदाहरण को और देखते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो समझ है वह और भी दृढ़ होगा और भी मजबूत होगा। तो वर्ण क्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ण क्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग शब्दों का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं और जो नियम हमने देखा है उसी नियम का पालन करते जाते हैं और हम लोग शब्दों को देख लेते हैं कि शब्दकोश में शब्द किस क्रम में आएंगे। तो फिर आइए और देख लेते हैं। दूसरा है क्या, दूसरा है चाँद, चम्मच, चाँद है, चम्मच है, चीनी है और चाची है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, तो हम लोग पहले शब्दों का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। चाँद, चम्मच,
चीनी और चाची। तो चांद का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, च धन आ। यहाँ पर इसको सीधे अनुस्वार यहाँ पर या लिख ले, अनुनासिक, फिर द, फिर ए, फिर है च ए धन मैं धन ए धन च धन ए, चम्मच। फिर है चीनी, च धन ई धन न धन ई, च धन आ धन च धन ई। यानी शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शब्दों का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, और जो नियम हमको प्राप्त है उसको क्या करते हैं, उसी नियम के अनुसार हम लोग शब्दों को रखते हैं। इससे हम लोगों को शब्दकोश में शब्दों का वर्णक्रम पता चल जाता है, शब्दों का वर्णक्रम क्या होता है, पता चल जाता है। तो हम देखते हैं कि चारों शब्दों में प्रथम वर्ण च है, तो हम प्रथम वर्ण को न देख के अब द्वितीय वर्ण को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए आता है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान पर आ जाएगा। कुछ लोग चांद को रखेंगे, लेकिन किस नियम के अनुसार, अनुस्वार अनुनासिक को। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले ए स्वर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आ का नंबर आता है, तो इसलिए यह बाद में आएगा। पहले उसके बाद क्या हुआ कि फिर देखिए चाची का नाम पहले यह समाप्त हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें ए स्वर आता है। फिर और देखते हैं ए स्वर किसी में नहीं आता, आ आता है, तो इसमें आ है और इसमें आ है। तो इसमें आ है, यहाँ पर हम आ को देखते हैं कि यह अनुनासिक रूप में आता है और यहाँ पर आ मूल रूप में आता है। तो हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि पहले अनुस्वार आता है, फिर अनुनासिक आता है, और फिर स्वर अपन विसर्ग के रूप में आता है, और फिर अपने मूल रूप में आता है। यानी पहले कौन आएगा, पहले च जो है वह आ जो है वह अनुनासिक रूप में आएगा, अर्थात दूसरे स्थान पर यह रहेगा। तो तीसरे स्थान पर यह आ गया और चौथे स्थान पर यह आ गया। तो शब्दकोश में जो शब्दों का क्रम है वह इस प्रकार से होगा। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण कौन कौन सा है, तो तीसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो यह कौन कौन सा है, पहले है जग, फिर है जीवन, फिर है जंजीर, फिर है ज्वर। आइए हम लोग शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो जग का क्या होगा, ज ए ग और ए। जीवन का तो ज दीर्घ ई धन व धन अ धन न धन अ। फिर जंजीर ज अ अनुस्वार धन ज धन दीर्घ ई धन र धन अ। फिर ज्वर ज व धन अ धन र धन अ। तो हम लोग देखते हैं कि चारों शब्द में जग, जीवन, जंजीर और ज्वर में पहला वर्ण कौन सा है, तो पहला वर्ण सभी में ज है, क्या हुआ, समान है। तो अब द्वितीय वर्ण को देखेंगे। तो द्वितीय वर्ण में देखते हैं कि पहले जग में अ आता है, जीवन में दीर्घ ई आता है, जंजीर में अ आता है, ज्वर में व आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा आता है,
तो जग और जंजीर में अ है। अब हम तीसरे वर्ण को देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले अनुस्वार रूप में, जंजीर में अनुस्वार रूप में आता है, जबकि जग में गय आ जा रहा है, तो पहले क्या वंश आता है? अनुस्वार। तो सबसे पहले कौन रहेगा? पहले स्थान पर रहेगा जंजीर, फिर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? जग हो जाएगा। अब हमारे पास दो बचा, जीवन और ज्वर। तो ज के बाद ई है और ज के बाद व है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला में पहले ई आएगा, तत्पश्चात व आएगा। तो तीसरे स्थान पर जीवन हो गया और चौथे स्थान पर ज्वर हो गया। उम्मीद है कि यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए एक और देख लेते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तंत्र है, तंत्र है, तृण है, तंत्र, तृण, तीर, तंत्र, तृण, तीर और त्रय। तंत्र, तृण, तीर, त्रय में हमको शब्दकोश में शब्दों का क्रम देख रहा है। तो आइए हम लोग इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले तंत्र का, फिर तृण का, फिर तीर का और उसके बाद त्रय का। आइए सबसे पहले तंत्र का कहते हैं। तो तय, धन अ, धन अनुस्वार, धन त, धन र, धन अ। फिर है तृण का, त, धन री, धन ड़ और धन अ। फिर तीर का है त, धन दीर्घ ई, धन र, धन अ, त, र, अ, य, धन अ। तो हम लोग देखते हैं कि चारों शब्दों में प्रथम वर्ण त त त है, यह समान है। अब हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे? तो सबसे पहले द्वितीय वर्ण को देखेंगे। तो यहाँ पर अ है, यहाँ री है, यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ पर र है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? तो सबसे पहले तंत्र होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा? तो दूसरे नंबर पे री ई आती है, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरे नंबर पे री आता है तो वह हो जाएगा, और चौथे नंबर पे र आएगा तो ए हो जाएगा। यानी शब्दकोश में जो शब्दों का क्रम निर्धारण है वह इस स्तर से होता है। तो आइए हम लोग कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। इसको आप लोग करिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न करिएगा, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो इंतजार, इमली, ईख, इठलाना। छठवां है क्षेत्र, क्षत्रिय, श्रमिक, ज्ञात। सातवां है कृष्ण, कृपा, कंस, कृमि। आठवां है पुराण, पुरातन, पंकज, पालकी।
9वां है क्रम, कृमि, क्रम, कृमि, कार्य, काल। 10वां है घी, घृणा, घृत, कृषक। तो आज की कक्षा में हम यहीं से विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो पता नहीं क्यों लंबी हो जाती है। तो हमने 4 उदाहरणों को हल किया, तो बाकी 6 उदाहरण हैं। आप लोग बताए हुए नियमों के अनुसार हल करने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग सही लगाएंगे। और आप लोग और भी शब्दों को, YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं या गूगल पर आप लोग इस प्रकार से शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण करके उदाहरण देख सकते हैं, या अपने मन से भी कुछ शब्द खोज सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले शब्दों का वर्ण विच्छेद कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो सामान्य नियम और विशेष नियम बताया, उन नियमों को 2-3 बार आप पढ़ेंगे और इन पर अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि आपका कोई भी शब्द, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सभी शब्दों का क्रम सटीक ढंग से निर्धारण होगा। इसी के साथ आज की कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।